हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक के वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन, पोलरीमीटर, पीपीएल ये सब पढ़ लिया है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट अभी तक पढ़ा है वो है एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। इसमें आप लोगों ने प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री को अच्छी तरह पढ़ लिया होगा। अब इसके आगे का पॉइंट स्टार्ट करता हूं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में नेक्स्ट पॉइंट आप लोग लिखिए, 8th पॉइंट है। 7 पॉइंट हम लोग ले चुके हैं, 8th पॉइंट लिखिए। सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस। यहां कुछ डेफिनेशंस मैं ले लूंगा जो कि इससे रिलेटेड है। डेफिनेशंस related to optical isomerism। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड जो भी डेफिनेशन है जो यहां यूज आने वाली है उनको हम लोग यहां पढ़ेंगे। फर्स्ट है इनेंशियोमर। ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान से पढ़िएगा इन्हें। पहले मैं डेफिनेशन बताता हूं और उन्हें क्लियर करता जाऊंगा। तो फर्स्ट इसकी डेफिनेशन लिखिए, स्टीरियो आइसोमर्स which are mirror image of each other। ध्यान दीजिएगा, मिरर इमेज होने चाहिए, मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। बट they are not superimposed on each other, not superimposed on each other। ठीक है, ऐसे स्टीरियो आइसोमर जो एक दूसरे के मिरर इमेज तो हैं लेकिन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं होते हैं, तो वो कहलाते हैं इनेंशियोमर्स। जैसे ये मैंने मॉडल लिया है, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा पास में आया तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर भी टेट्राहेड्रल है, दोनों पर इसमें ये कार्बन कायरल है, इसे कार्बन मान लीजिए। 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हैं, डिफरेंट कलर वाली बॉल्स मैंने ली हैं, तो डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हैं। अगर एक कार्बन पे चारों ग्रुप डिफरेंट हो तो वो हमेशा ऑप्टिकल एक्टिव होता है, क्योंकि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री कुछ भी नहीं होती है। ये ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है, और ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड की डेफिनेशन याद कीजिए कि वो कंपाउंड अपनी मिरर इमेज पे ओवरलैप नहीं होता है, क्योंकि वो कायरल होता है। क्लियर है? अब यहां मैंने इसका मिरर इमेज रख दिया, आपको दिखाई दे रहा होगा बीच में, अगर यहां मिरर रख दिया जाए तो ये स्ट्रक्चर ऐसी ही होगी। क्लियर है? साफ दिखाई दे रही है? अब इस स्ट्रक्चर को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करने की कोशिश करो तो मैक्सिमम 3 बॉल्स, ब्लैक बॉल एक दूसरे के ऊपर आ जाएगी, व्हाइट आ सकती है, येलो आ रही है, यहां पर मैक्सिमम 3 बॉल्स एक दूसरे पर ओवरलैप हो सकती है, किसी भी तरह से कर लीजिए। चाहे जैसे ये वाला स्ट्रक्चर किया है मैंने, ओवरलैप मतलब एक दूसरे के अंदर समावेशित हो जाए, बिल्कुल मिल जाए। तो इसमें ब्लैक के ऊपर ब्लैक है, व्हाइट के ऊपर व्हाइट है, ब्लू एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएगी, ब्लू भी। बट येलो वाली बॉल रेड के ऊपर है, तो ये एग्जैक्ट एक दूसरे में ओवरलैप नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये वाला आइसोमर ऑप्टिकल एक्टिव है, तो इसका मिरर इमेज वाला आइसोमर, ये दोनों एक दूसरे के इनेंशियोमर है। इनेंशियोमर की क्या क्या प्रॉपर्टीज सेम है, क्या डिफरेंट है, उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। आप लिखिए, इनेंशियोमर्स आर ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि वो कायरल है, दिखा दिए मैंने हमेशा अभी आपको। Enantiomers are always optically active। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं हमेशा,
क्योंकि वो कायरल है, क्योंकि वो अपने मिरर इमेज पे ओवरलैप नहीं होते, वो पेयर एक दूसरे के साथ इनएंशियोमर है। नेक्स्ट है इनएंशियोमर की सभी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सभी सेम होते हैं, बट उनकी केवल लाइट, पीपीएल लाइट का डायरेक्शन डिफरेंट होता है और सारी प्रॉपर्टीज उनकी सेम होती है। लिखिए यहां तक, तो आगे लिखिए इनएंशियोमर्स have identical physical properties, like melting point, boiling point, solubility, डेंसिटी, और भी बहुत सारी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एटसेट्रा। ये सारी प्रॉपर्टीज सेम होती है, एक्सेप्ट इसके अलावा जितनी भी हैं, जितनी भी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं वो सारी की सारी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, केवल एक प्रॉपर्टी डिफरेंट है, लाइट का डायरेक्शन। इन दोनों इनएंशियोमर अलग अलग डायरेक्शन में लाइट को रोटेट करते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, एक्सेप्ट the rotation of light, except the direction of rotation of light, the direction of rotation of light. लाइट भी कौन सी, पीपीएल लाइट के रोटेशन की बात कर रहा हूं मैं। दो इनएंशियोमर हैं, उनकी सारी प्रॉपर्टीज सेम है, फिजिकल प्रॉपर्टीज सभी सेम है, मेल्टिंग पॉइंटिंग पॉइंट सब सेम है, केवल इतना सा डिफरेंस है कि एक इनएंशियोमर लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो दूसरा इनएंशियोमर लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। यहां तक कि उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होता है, अगर एक क्लॉकवाइज में 30 डिग्री रोटेट कर रहा है तो उसका जो इनएंशियोमर है, जो उसका मिरर इमेज है, वो उसको -30 डिग्री से रोटेशन करेगा। तो इस पॉइंट को भी लिखते हैं, both enantiomers can rotate the vibrational plane of PPL with the same magnitude in opposite direction, with same magnitude in opposite direction। डायरेक्शन से मतलब हुआ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, किसी भी डायरेक्शन में वो रोटेट कर सकता है। ठीक है, ये तो पॉइंट हो गए फिजिकल प्रॉपर्टीज की। अब इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, तो यहां तक लिख लीजिए, फिर लेता हूं केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज की पहले बता देता हूं। केमिकल प्रॉपर्टीज में इनएंशियोमर्स सेम रिएक्शन शो करते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। केवल ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड के साथ रिएक्शन करे कोई इनएंशियोमर तो उनकी रिएक्शन सेम होती है, लेकिन अगर कोई ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड के साथ इनएंशियोमर्स रिएक्शन शो करेंगे तो वो डिफरेंट रिएक्शन शो करेंगे, है ना। लिखते हैं, फिर आगे बात करेंगे इसके लिए भी। इनएंशियोमर्स कैन Enantiomers have
identical chemical reactions, chemical properties identical chemical reaction with optical inactive reagent, ठीक है, उनसे सेम रिएक्शन शो करते हैं, बट दे हैव different properties, different chemical reactions, chemical reaction or chemical property with optical active reagent, ऑप्टिकल एक्टिव रिएजेंट के साथ वो डिफरेंट टाइप से रिएक्शन करेंगे, जबकि इनएक्टिव के साथ तो दोनों की रिएक्शन सेम होती है। कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए आपको ये पता ही है कि एसिड की रिएक्शन अल्कोहल से होती है तो एस्टर बनते हैं। मान लीजिए ये एसिड है, नेम है इसका लैक्टिक एसिड। जैसे लैक्टिक एसिड की रिएक्शन कराई जाए तो लैक्टिक एसिड के दो फॉर्म होते हैं, एक तो डेक्सोरोटेटरी वाला और एक लीवोरोटेटरी वाला, है ना। ये लैक्टिक एसिड नेम है, लैक्टिक एसिड। अगर प्लस लैक्टिक एसिड की रिएक्शन किसी इथाइल अल्कोहल से करा दिया जाए, इथाइल अल्कोहल में ETOH होता है, ETOH ऑप्टिकली इनएक्टिव है, इससे रिएक्शन की जाए और माइनस लैक्टिक एसिड मींस लीवोरोटेटरी लैक्टिक एसिड की रिएक्शन इथाइल अल्कोहल से की जाए, तो मैंने कहा इथाइल अल्कोहल तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, लैक्टिक एसिड यहां एक्टिव है, तो ये दोनों एक दूसरे के एनेंटियोमर हैं। अगर एनेंटियोमर की रिएक्शन ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड से करोगे, इसकी रिएक्शन ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड से करोगे तो सेम रिएक्शन शो करेगा, इसकी रिएक्शन और इसकी रिएक्शन सेम होगी, सेम रेट से रिएक्शन होगी। मतलब प्रोडक्ट तो खैर सेम बनेगा कि नहीं बनेगा उसकी बात नहीं चल रही है, मैं यहां बात कर रहा हूं सेम प्रॉपर्टीज होगी, सेम केमिकल रिएक्शन होगी, सेम केमिकल रेट भी होगी, मतलब और सारी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम आएगी अगर इस एक ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड से रिएक्शन करेगा तो। लेकिन अगर आपने लैक्टिक एसिड की रिएक्शन किसी और कंपाउंड से की और वो ऑप्टिकल एक्टिव था तो उनकी रिएक्टिविटी डिफरेंट होगी, उनकी रेट ऑफ रिएक्शन डिफरेंट होगी, केमिकल प्रॉपर्टीज उनकी डिफरेंट आएगी, ठीक है। जो प्रोडक्ट बनेगा उनकी भी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी, यहां तो जो प्रोडक्ट बनेगा उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम आ जाती है, वो डिफरेंट कंपाउंड नहीं है। जैसे एग्जांपल लेता हूं कि ये दोनों लैक्टिक एसिड हैं, इसकी रिएक्शन अगर मैं किसी डेक्सोरोटेटरी अल्कोहल से करा दूं और इसकी रिएक्शन भी उसी डेक्सोरोटेटरी अल्कोहल से करा देता हूं, तो इनसे रिएक्शन करने पर ये डिफरेंट रिएक्शन शो करेंगे, ये भी डिफरेंट होगा, मतलब एक दूसरे के रेस्पेक्ट में इनकी रिएक्शन डिफरेंट टाइप की होगी। अगेन कहता हूं, अगर इनेंटियोमर्स की रिएक्शन किसी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड से कराओगे तो उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, लेकिन अगर किसी ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड से कराओगे तो उनकी प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी, मतलब ये रिएक्शन उनकी सेम होगी। क्लियर है? तो इनेंटियोमर की फिजिकल प्रॉपर्टीज सभी सेम होती है, केवल लाइट का रोटेशन का डायरेक्शन अलग अलग होता है, अलग मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड से डिफरेंट डायरेक्शन में लाइट को रोटेट करता है। लेकिन अगर इनेंटियोमर की केमिकल रिएक्शन की बात करें तो मैक्सिमम केमिकल रिएक्शन भी सेम होती है अगर रिएजेंट ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो, लेकिन अगर रिएजेंट ऑप्टिकल एक्टिव हुआ तो उस केस में उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, रेट ऑफ रिएक्शन भी डिफरेंट आएगी। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं उनकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज की। Enantiomers have different biological properties, different
बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज इन बायोलॉजिकल सिस्टम्स, इन बायोलॉजिकल सिस्टम्स। अब ये क्या चीज हुई? जितने भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस हैं, जैसे कोई किसी कंपाउंड का मेटाबॉलिज्म की बात करें या किसी भी तरीके से की बात करें, जितने भी एंजाइम्स की रिएक्शन की बात करें, तो जितने भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस हैं वो हमेशा कायरल मीडियम में होती हैं। जितने भी एंजाइम्स हैं वो सभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी कायरल कार्बन से जुड़े होंगे, कायरल किसी और एलिमेंट से जुड़े होंगे। तो बायोलॉजिकल रिएक्शन कायरल मीडियम में ही होती हैं। इस कारण से इतनी ज्यादा स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होती हैं कि एक अगर एंजाइम किसी डेक्सट्रोरोटेटरी वाले कंपाउंड से रिएजेंट से रिएक्शन करने वाला है या उसके साथ ही इंटर कनेक्टेड होने वाला है, तो वो एंजाइम उसी से इंटरकनेक्टेड होगा, दूसरे से नहीं होगा। क्लियर है? जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं कि डी ग्लूकोज मींस डेक्सट्रोरोटेटरी ग्लूकोज, जिसको हम लोग खाते हैं, जो कि हमारी एनर्जी का सोर्स है, वो हम लोग यूज करें तो हमारे मेटाबॉलिज्म में उसका यूज होता है। वो टुकड़े होकर आगे डिकम्पोज होकर CO2 और H2 बनाता है। ठीक है? बट लीवोरोटेटरी ग्लूकोज, डेक्सट्रोरोटेटरी का इनएंशियोमर की बात कर रहा हूं, डी ग्लूकोज जो है ग्लूकोन डी की बात करता हूं, डी ग्लूकोज का तो मेटाबॉलिज्म मतलब उसका डिकम्पोजिशन हमारी बॉडी में होता है, बट एल ग्लूकोज जो है अगर हम यूज करें तो वो एक्सट्रैक्ट हो जाता है, मतलब एक्सट्रैक्ट क्या बाहर निकल जाएगा बॉडी से यूरिन के थ्रू, लेकिन उसको डिकम्पोज हम लोग बॉडी में नहीं कर पाते हैं। मतलब हमारी जो एंजाइमेटिक जो रिएक्शंस हैं बॉडी के अंदर होने वाली, वो डी ग्लूकोज के लिए ही बिल्कुल उसी तरीके से बनी हुई है। एंजाइम्स का जो यूज है, वो एंजाइम का जो उनकी स्ट्रक्चर्स हैं वो इसी टाइप की हैं, इतनी स्पेसिफिक हैं कि उसी टाइप के कंपाउंड को डिकम्पोज करेंगी। इसी तरह से बात करें कि एंटीबायोटिक आप जानते होंगे पेनिसिलिन, तो उसका लीवोरोटेटरी वाला फॉर्म एज ए मेडिसिन के फॉर्म में यूज किया जाता है, उसका डेक्सट्रोरोटेटरी वाला फॉर्म मेडिसिन के फॉर्म में यूज नहीं आता है, उसके एंटीमर होने के बावजूद भी। ऐसे ही क्लोरोफेनिकोल रिएक्शन, क्लोरोफेनिकोल एक मेडिसिन है जो कि वो टाइफाइड में फीवर के लिए यूज की जाती है, तो इसका भी लीवोरोटेटरी फॉर्म ही मेडिसिन के फॉर्म में यूज किया जाता है, इसका डेक्सट्रोरोटेटरी फॉर्म मेडिसिन के फॉर्म में यूज नहीं आता है। ठीक है? तो बायोलॉजिकल रिएक्शन इनएंशियोमर्स की डिफरेंट होती है, इस चीज को आप लोग अच्छी तरह समझ लीजिएगा। नेक्स्ट लिखते हैं इनको सेपरेट करने की बात करें, चलो अलग से लेंगे इनको। नेक्स्ट इनके एग्जांपल्स लिख देता हूं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, जैसा अभी 3D स्ट्रक्चर मैंने बताया था, ये कोई कार्बन ले लें, कुछ एग्जांपल तो लिखने ही होंगे हमें। यहाँ Cl है, यहाँ Br है, यहाँ H है और यहाँ D है। ये ऑप्टिकल एक्टिव है, श्योरली कोई भी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है तो उसका इनएंशियोमर, उसका जो मिरर इमेज बनेगा वो उसका इनएंशियोमर ही बनेगा। आपको ओवरलैप करने के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप श्योर हो कि ये कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव है तो इसका मिरर इमेज इनएंशियोमर ही होगा। आप ऐसे उठाकर उसे ओवरलैप मत करना, इसमें टाइम वेस्ट भी होगा और आप लोग कई बार इसमें गलतियां भी कर दोगे, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो ये कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव है और इसमें इसका मिरर इमेज कुछ इस तरह से बनना चाहिए। Br यहां मिरर के पास में और H भी यहां ऊपर की ओर मिरर के पास में ही होगा, Cl यहां है और D यहां है। ये दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे के मिरर इमेज है, लेकिन एक दूसरे पर ओवरलैप नहीं होंगे। ये अभी मैंने आपको मॉडल से दिखाया भी था। दूसरा एग्जांपल लेता हूं। ये 3 मेंबर रिंग है, यहां Cl है, यहां भी Cl है और इस पे मैंने मिरर इमेज यहां बना दिया। ये स्ट्रक्चर यूं है, ये वाला कार्बन ऊपर की ओर निकला हुआ है, डार्क लाइन पे बना देता हूं इसे। ठीक है? ये CH2 ऊपर की ओर निकला हुआ है। अब यहां इसका मिरर इमेज रखें,
ये ऑप्टिकल एक्टिव है, आप लोगों को पता होना चाहिए। प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी 3 मेंबर्ड रिंग में नहीं होती है। ये ऑप्टिकल एक्टिव है और इसका मिरर इमेज बनाओ तो ये भी दोनों एक दूसरे के एनेंटियोमर्स हैं। जैसे यहाँ Cl यहाँ होना चाहिए और इस मिरर के दूर पे है Cl तो यहाँ होना चाहिए। ये दोनों ट्रांस कंपाउंड है, ये भी ट्रांस है और ये भी ट्रांस है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। ये एनेंटियोमर है, एक दूसरे पर ओवरलैप नहीं होते हैं, डिफरेंट कंपाउंड है। दोनों ट्रांस होने के बावजूद भी डिफरेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कैसे डिफरेंट है तो इसको ओवरलैप करा के भी एक बार मैं दिखाना चाहूंगा। आप इसे उठाकर ऐसे कैसे इसके ऊपर ओवरलैप कराएं, नहीं होगा। कई बार स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि इसको उठाकर इस तरह से ओवरलैप कर देते हैं। हो रहा है, ऐसा लग रहा होगा शायद आपको कि ये ओवरलैप हो रहे हैं, लेकिन ये ओवरलैप नहीं हो रहे हैं। अगर आप इसे उठाकर यूं भी करोगे तो ये जो CH2 ऊपर की ओर निकला हुआ है, यहाँ भी CH2 ऊपर की तरफ है, यहाँ भी CH2 ऊपर की तरफ है, आप उठा के यूं करोगे तो ये CH2 जो ऊपर की ओर है वो पलट के पीछे की ओर चला जाएगा। तो ये एक दूसरे पर ओवरलैप नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब ये एनेंटियोमर्स हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या रिलेशन है, एनेंटियोमर है, और ये भी दोनों एक दूसरे के एनेंटियोमर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 लेता हूं। ये कंपाउंड यहां Cl Br, यहां Br Cl, इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। अगर इसका मिरर इमेज स्ट्रक्चर बना दी जाए, किसी भी तरह से बना सकते हैं, कहीं भी मिरर रख दीजिए, तो इसका मिरर इमेज स्ट्रक्चर ये बनेगी। यहाँ Cl होगा, यहाँ Br होगा, यहाँ तो प्लेन से ऊपर की ओर, प्लेन से ऊपर है ये इस तरह से, तो प्लेन से ऊपर की ओर Cl होगा और ये Br नीचे की ओर ही होगा। ठीक है, Cl प्लेन से ऊपर की तरफ है तो ऊपर की ओर ही है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं डार्क लाइन को इधर ही बना दूं, अगर इधर बनाऊं और डॉटेड को उस तरफ बनाऊं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है और एनेंटियोमर है। आप इसे ओवरलैप करा के देख लीजिए। ये जैसे ये Cl है और इसको उठाकर आपने यूं रख दिया तो Cl के ऊपर तो Cl और Br के ऊपर तो Br आ जाएगा इस तरफ। लेकिन इस साइड में देखें आप, इस स्ट्रक्चर को उठा के आप यूं रख रहे हैं तो ये Cl और Br तो ओवरलैप हो जाएगा, लेकिन यहाँ क्लोरीन ऊपर था और इसको ऐसे पलट दिया तो ओवरलैप कहाँ हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है। यहाँ तो आपने उठा के यूं रख दिया था, लेकिन यहाँ क्लोरीन उठा के पीछे की तरफ चला जाएगा। तो ये एक दूसरे के एनेंटियोमर है, ओवरलैप नहीं होते हैं। तो ये भी एक दूसरे के एनेंटियोमर्स हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल लेता हूं। एनेंटियोमर पहचाने कैसे जाते हैं वो नहीं बता रहा हूं मैं आपको। ये तो एनेंटियोमर टॉपिक चल रहा है कि एनेंटियोमर होते क्या है, तो उसके एग्जांपल, एक दो एग्जांपल लिख के बता रहा हूं। ठीक है, पहचाने कैसे जाते हैं उसके लिए अलग तरीका है। जैसे ये कंपाउंड है, यहां लैक्टिक एसिड का एग्जांपल ले लेता हूं। ये है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड ऑप्टिकली एक्टिव है, इसमें कायरल कार्बन है, इसका मिरर इमेज रखा और ये स्ट्रक्चर बना दिया। ये भी लैक्टिक एसिड है। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि सर ये तो ओवरलैप हो रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर उठा के ओवरलैप कर दो, नहीं हो रहे हैं। एक्चुअली ये स्ट्रक्चर जैसा बना रखा है प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं है। इसको आप इस मॉडल से समझिए। इस तरह की स्ट्रक्चर जब कायरल कार्बन को प्लस के साइन से इंडिकेट किया जाता है उसे फिशर कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है, फिशर रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला कहा जाता है। ठीक है, तो इसको अलग से भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन ये एग्जांपल आ गया इसलिए यहाँ पे समझ लीजिए। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में ये हॉरिजॉन्टल लाइन प्लेन से ऊपर की ओर होती है इस तरीके से। आप ऑब्जर्वर हो, आप यहां से देखें तो आपको ये प्लस दिखाई दे रहा होगा, आपको प्लस दिखाई दे रहा होगा। इस प्लस में जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ऊपर की ओर निकल के आ रही है, ये वाली लाइन, ये प्लेन से ऊपर की ओर है। ये कार्बन प्लेन में है केवल, तो दो बॉन्ड प्लेन से ऊपर की ओर है और दो बॉन्ड प्लेन से नीचे की ओर है। तो इस स्ट्रक्चर को इस तरीके से पकड़ा हुआ है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर यूं है कि मान लीजिए ये तो COOH है, व्हाइट वाली बॉल जो मैंने पकड़ रखी है वो CH3 है, ये रेड OH है और ये ब्लू क्या है, H है। और ऐसे ही इसका मिरर इमेज
स्ट्रक्चर ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये मिरर इमेज स्ट्रक्चर है एक दूसरे के। तो ये प्लस इस तरह से बना है, ये भी प्लस इस तरह से बना है, ये एक दूसरे पर ओवरलैप कैसे हो सकते हैं आप सोचो तो सही। अगर आप इसे उठाकर यूं रखना चाहते हो तो 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में तो हो जाएंगे ओवरलैप, लेकिन ये स्ट्रक्चर 2 डायमेंशनल है ही नहीं, ये स्ट्रक्चर है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। फिशर ने इस तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए कहा है, तो हम लोग इसको ओवरलैप कराएंगे ना इस तरह से ओवरलैप, तो जो प्लेन से ऊपर की तरफ बॉन्ड है उठा के रखने में वो नीचे की तरफ से ले जाते हैं, इसलिए ये एक दूसरे के इनएंशियोमर्स हैं, ओवरलैप नहीं होते हैं। इससे अगला पॉइंट लूंगा मैं डायस्टीरियोमर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।